सो हेलो माय लीगल ज्ञानीज, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू लीगल ज्ञान डॉली। एंड अब हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन, क्योंकि अब है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर परसों। तो फिर अब हम उसकी तैयारी करेंगे ज़ोरों शोरों से। ओके, तो मैंने इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुकी हूँ और उसे आप जाकर देख लेना। मैंने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो अब मैं रिवीजन कराती हूँ। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 1, 2 एंड 5 का कराऊंगी, एंड 3 एंड 4 का इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है, उसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे बनती है, सेंट्रल स्टेट की क्या पावर है। तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का होता है, इसलिए हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। कैसे वो स्ट्रक्चर है, कैसे वो फंक्शन कर रही है गवर्नमेंट हमारे इंडिया में, और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन किस पे बेस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस है। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूट्स कहाँ पे लाई करते हैं, हमारे ब्रिटिश पीरियड से, यानी कि 1919 से 1947 तक। अब ये पीरियड मैंने जो मेंशन किया है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप हुई। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत सारा है, क्योंकि मतलब जैसे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर कैबिनेट मिशन, मतलब काफ़ी सारे मिशंस आए। एंड तब जाके हमारे इंडिया को 1947 में मिलती है आज़ादी, यानी कि इंडिपेंडेंस। और इसी में मतलब हमारे मॉडर्न जो हमारा क्या कहते हैं, इसी में हमारी मॉडर्न इंडियन गवर्नेंस की जो भी फाउंडेशन है वो इसी में लाई करती है। अब फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। हमारी डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे है, सेंटर और स्टेट में ये होता है फेडरलिज्म। तो एक ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड रहती है, दो लेवल्स में डिवाइड रहती है, दैट इज यूनियन एंड रीजनल, दैट इज सेंट्रल और स्टेट। ओके, और दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। और हमारे इंडिया क्या, वाई इंडिया, हमारे इंडिया ने अडॉप्ट क्यों किया फेडरलिज्म। अब हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, एंड वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलेशन है। अब हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है करेंट के टाइम में, एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री होने के साथ साथ, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग हैं, जिनमें एकता है। एकता किस वजह से, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा है कि सबको इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी मिलती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर मतलब अगर हम लेट्स से, अगर हम ये कहते हैं कि किसी सेंटर के पास ही ज़्यादा पावर होती है, तो फिर एक मोनोपोली ऑफ पावर, मतलब मिसयूज हो, तो पावर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है। तो फिर इसी एकता को बनाए रखने के लिए हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया हमारे इंडिया ने। ओके, इस यूनिटी विद डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो कितने कितने टाइप्स के होते हैं फेडरेशन। फेडरेशन होता है दो टाइप्स के, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हमारे इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट। ओके, एंड होल्डिंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है यूएस में, यानी कि इसमें सेंटर के पास स्टेट के पास ज़्यादा पावर रहती है एज कम्पेयर टू सेंटर। ओके, एंड इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन में एक और चीज़ रहती है, इसमें दो टाइप की सिटीजनशिप होती है। एक होती है स्टेट सिटीजनशिप एंड एक होती है सेंट्रल सिटीजनशिप। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में कोई भी अगर एक बिहार का इंसान भी है तो वो भी इंडियन कहलाएगा, एक तमिलनाडु का इंसान भी है तो फिर वो भी इंडियन कहलाएगा। ओके, अब इसका जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है वो किस पे बेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेस है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब कि वो स्टेट है, इंडिया वो कंट्री है जो कि कभी भी अपने उसके स्टेट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो यूनियन के साथ ही रहेगा। अब ये नेचर कैसा है हमारे इंडियन फेडरलिज्म का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्वासी फेडरल मतलब कि मिक्स फेडरल है, जो कि पूरा फेडरल तो नहीं है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो वो फेडरल इन स्ट्रक्चर, मतलब वो फेडरल है स्ट्रक्चर में, लेकिन उसकी स्प्लिट, जो उसकी आत्मा है, मतलब जो उसकी क्या कहते हैं स्प्लिट होती है हमारे क्या कहते हैं फेडरलिज्म की, डिवीजन ऑफ पावर की, तो फिर वो सबको यूनाइट करके, सबको एक साथ प्यार से रखने की इसकी वो है इंटेंशन, इसका प्रोविजन है। ओके,
अब फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे, फेडरल फीचर्स कैसे है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक बार जो लिख गया सो लिख गया फेडरल के बारे में, और ये इसे चेंज करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम क्या कहते हैं, अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर तो वो लिखी हुई है तो फिर वो हम उसे ही मानेंगे, एंड अगर ये चेंज नहीं हो सकता है, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू भी ये चेंज नहीं हो सकता। अब जो डिवीजन ऑफ पावर है वो कैसे है, इसमें रहती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में रहते हैं 3 लिस्ट। अब कौन-कौन से लिस्ट है वो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंटर देखते हैं हमारे, एंड स्टेट लिस्ट देखते हैं हमारे स्टेट्स, एंड कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि सेंटर स्टेट दोनों इसमें संभालेगा। एक होते हैं रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर मतलब गवर्नमेंट के पास रहती है, लेट्स से कि जो भी मतलब आज की न्यू टॉपिक्स है जैसे कि साइबर क्राइम और क्या कहते हैं इंटरनेट पे मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना, तो फिर ये सारे हमारे सेंटर बनाती है। ओके, एंड हमारा जो क्या कहते हैं बाई कैमरल पार्लियामेंट है हमारे इंडिया में, लोकसभा एंड राज्यसभा है, मतलब 2 पार्लियामेंट है। क्या कहते हैं लेजिस्लेचर में 2 पार्लियामेंट है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हमारा कोई भी नहीं है। एंड जो ड्यूअल पॉलिटी है, मतलब कि सेंटर भी पावर में है एंड स्टेट भी पावर में है, अपने अपने एरिया में अलग उनकी पावर अलग अलग है, उनका वर्क अलग अलग है। ओके, अब यूनिटी फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि जो मैंने आपको बताया सिंगल सिटीजनशिप है, और स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे, मतलब कि अगर हम अगर स्टेट को ज़्यादा पावर देंगे तो फिर वो अपना सेपरेट कंट्री की बात करेगा, तो फिर इसलिए हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर बना रखा है क्योंकि यूनियन लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं। और रेसिडुअरी पावर्स अगर जो भी है वो, जो कि मैंने आपको न्यू टॉपिक्स न्यू लॉज के बारे में बताया था, फिर उस पर कौन लॉज बना सकता है, हमारे सेंटर यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा इस पर लॉ बना सकता है। जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो भी हमारे सेंटर के हाथ में रहती है। इमरजेंसी कौन लगा सकता है, हमारा सेंटर लगा सकता है आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360 के थ्रू। एंड ये जो हमारे IAS IPS रहते हैं वो कौन किसके अंदर में रहते हैं, सेंट्रल, मतलब सेंट्रल इनके एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, इनकी पोस्टिंग वोस्टिंग सब सेंट्रल देखते हैं। एंड जो कहाँ पे भेजता है, ये लोकल एरियाज में, मतलब कि स्टेट के लोकल एरियाज में रहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लेट्स से DMs SDMs, तो फिर ये सब SDM तो खैर UP PCS में आ जाएगा, एंड DM इसमें आता है। पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज। पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग स्टेट बाउंड्रीज, उनके नेम, एक यूनाइटेड टेरिटरी को स्टेट बनाना, या फिर क्या कहते हैं एक स्टेट को छोटा या बड़ा करना, तो फिर ये सब पार्लियामेंट करती है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू बिल, थ्रू आर्टिकल नंबर 3 of the Indian Constitution, and no equal representation of state in राज्यसभा, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे हम कहते हैं मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मोंटेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 1990 में हम इसे कहते हैं। अब इसका बैकग्राउंड में क्या था, इसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें मोंटेग्यू डिक्लेरेशन 1970 के ऊपर ये बेस था। एंड इसमें क्या बात की गई थी कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि जो इंडियन पीपल को अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाएगा एट द प्रोविजन लेवल, यानी कि एट द स्टेट लेवल। इसकी मेन प्रोविजन क्या आते हैं, मीनिंग ऑफ डायरेक्टी सिस्टम, मतलब कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आया था इन प्रोविंसेस, एंड डिवीजन इसमें डिवाइड किया गया था। इसमें रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जैसे कि 2 चीज़ में क्या कहते हैं सब्जेक्ट डिवाइडेड थे, यानी कि कुछ सब्जेक्ट रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कुछ सब्जेक्ट रहेंगे हमारे इंडियन लीडर्स के पास, जो कि इलेक्ट होके आएंगे। ओके, तो फिर रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से थे, पुलिस, रेवेन्यू, या फिर ये सब कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटिश गवर्नर। एंड जो क्या कहते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो कि हमारे इंडियन लोगों के पास रहते थे, उनके पास क्या कौन कौन से सब्जेक्ट थे, एजुकेशन, हेल्थ, यही सब मैटर्स जो थे वो इंडियन मिनिस्टर हैंडल करते थे एट द प्रोविजन लेवल, यानी कि एट द स्टेट लेवल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंट्रल, तो फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर आता है हमारे 1919 में। इसमें ये था, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका एक लोअर हाउस होता है जिसका नाम है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड अपर हाउस का नाम क्या रहता है, काउंसिल ऑफ स्टेट।
एंड इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि 3 to 5% इंडियन पीपल कैन वोट, इसमें ये था। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि हिंदू एंड मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, तो इसे ही कंटिन्यू इन्होंने रखा। एंड इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन था इंडियंस का, क्योंकि मतलब हाई कास्ट पीपल एंड उस समय पे भी कास्टिज्म ये सब बहुत ज़्यादा था, और मतलब पैसे वाले लोगों को ही मिनिस्टर या फिर ये सब बनाया जाता था, जमींदार वगैरह, या मिनिस्टर कह लो। ओके, सिग्निफिकेंस, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्सिबल, तो मतलब ये कैसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई थी पहली बार इस 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। एंड इंडिया को कुछ एक्सपीरियंस हुआ था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हमें सत्ता में आना है, कैसे हमें वर्क करना है, कैसे ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था, कोई रियल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं आई थी, और गवर्नर के पास रियल पावर रहती थी। वो कैसे, क्योंकि उसके पास ही रेवेन्यू है, उसके पास ही डिफेंस है, उसके पास ही मतलब आर्मी पुलिस सब कुछ है। तो फिर ये रियल पावर किसके पास हुई, गवर्नर यानी कि ब्रिटिशर्स के पास। इंडिया हैड वेरी लिमिटेड, उनकी बहुत कमी अथॉरिटी रहती थी, एजुकेशन एंड हेल्थ में उनकी अथॉरिटी रहती थी। एंड ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे नेशनलिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है हमारे क्या कहते हैं PYQ में, तो फिर इसे ज़रूर से ज़रूर करके जाना। जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बोला हुआ भी, मतलब मेरे पढ़ाया हुआ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर चैट जीपीटी कर लेना। ओके, बेस्ड ऑन साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड वाइट पेपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया था, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, ये साइमन कमीशन पे बेस्ड था, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड वाइट पेपर पे बेस्ड था। ये लॉन्ग प्रोसेस रिजल्ट था, मतलब कि 1990 के बाद 1935, मतलब बहुत सालों बाद एक ये एक्ट आया था। एंड इसमें मतलब कमिटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती है और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाती है। इसके मेन फीचर्स क्या थे, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कि अब जो है वो इंडिया फेडरेशन को हम करेंगे, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर रहेगा किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट एंड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो फिर ये कभी भी फोर्स में, मतलब ये वाला जो प्रोविजन था ये कभी भी फोर्स में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो मान नहीं देते, वो कह रहे थे कि हमें खुद की जो हमारी सेपरेट पावर, जो इतने सालों से राजवाड़ा हमारा चलता हुआ आ रहा है, हमारी जो क्या कहते हैं राजा राजा महाराजा का प्रशासन चलता हुआ आ रहा है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम आपके जो ब्रिटिश इंडिया के साथ हम मिक्स नहीं होना चाहते हैं। तो वो ये कहता है। तो फिर अबॉलिश डायरार्की इन प्रोविंसेस, तो फिर ये जो डायरार्की है 1990 वाले एक्ट की, तो फिर इसे अबॉलिश किया जाता है एंड इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, क्या कहते हैं स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अब इंडियंस के हाथ में आ चुकी थी। बस स्टेट लेवल की आई थी, सेंटर की नहीं आई थी। तो डायरार्की इंट्रोड्यूस की, मतलब जो डायरार्की ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस की जा रही करने की बात इसमें की गई थी एट द सेंट्रल लेवल, बट लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इसमें थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट थे, जैसे कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हमारे आज के समय में भी है। एंड इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर 6 स्टेट्स में आई थी। एंड इसमें क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ था, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट भी एक्सपेंड हुआ। सो ये मोस्ट डिटेल एंड लेंथी ब्रिटिश एक्ट था, जिसमें 321 सेक्शंस थे। एंड इसमें मेजर सोर्सेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। इसमें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें नियरली 60 to 70% 1950 कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें लिया गया है। कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे फेडरल स्कीम जो मैंने अभी बताया कि फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि आज के टाइम में है हमारी क्या कहते हैं सेंटर, क्या कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एंड ये था, एंड डिवीजन ऑफ पावर सेंटर स्टेट के बीच में ये है, जुडिशरी है आज के टाइम की, एमरजेंसी पावर से ये सब है। और ये फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस गॉट रियल अथॉरिटी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि पहली बार प्रोविंसेस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पहली बार रियल अथॉरिटी मिली थी। मैंने क्रिप्स मिशन उस वाली वीडियो में बताया था, जो कि मतलब थोड़ी लॉन्ग हो गई थी मेरे से, तो आप उसमें जाके पढ़ लेना। वैसे मतलब मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी आप इसमें भी देख लो, मैं इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। वर्ल्ड वॉर, इसका बैकग्राउंड क्या था, World War II वॉज गोइंग ऑन जापान एंड वॉज एडवांसिंग टुवर्ड्स
जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो फिर वो जो जापान था वो हमारे इंडिया के पास आया था, तो फिर कांग्रेस डिमांड करती है कि हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस चाहिए, आप अपना वॉर देखो एंड हमें ये 1942 में आता है। तो फिर इंडिया कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फिर जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं वो क्या कहते हैं कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस, यानी कि इंडिया को क्या कहते हैं फुल इंडिपेंडेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो रहेगी एज एन अथॉरिटी, लेकिन इंडिया सेंट्रल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये कह रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसमें बात करनी, पहली बार इसमें ये बात की गई थी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। एंड इसमें क्या था कि प्रोविंसेस वुड हैव द राइट, मतलब इसमें उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी इसमें लेके आ गए थे क्रिप्स मिशन में। तो ये कह रहे थे कि अब जो प्रोविंसेस है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास ऑप्शन है कि वो इंडिया में वो रहना चाहते हैं, इंडिया का पार्ट बन के रहना चाहते हैं, या फिर वो अगर उन्हें अलग होना है तो वो अलग हो सकते हैं। और जो डिफेंस वाला टॉपिक है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, वो ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा वॉर तक, जब तक मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन है वो फेल क्यों हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसे फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। कि वो कह रहे थे क्योंकि इसमें कोई इमीडिएट डिविजन ट्रांसफर ऑफ पावर की बात नहीं है और हमारे कोई फुल इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही है। एंड एमएल यानी कि मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई क्लियर प्रॉमिस नहीं था पार्टीशन का। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसके बाद स्टार्ट होता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कैबिनेट मिशन 1946 आता है। एंड इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था कि ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट जो थी वो हमारे इंडिया 1945 के 45 इलेक्शन के बाद वो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग हो गई थी, उनकी सत्ता बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गई थी। तो इसके मेन प्रपोजल क्या थे कि रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान डिमांड, इसमें जो पाकिस्तान डिमांड एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहा था क्या कहते हैं मुस्लिम लीग, तो फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसमें एक यूनाइटेड इंडिया विद अ वीक सेंटर की बात की गई थी। एंड प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू, तो फिर जो प्रोविंसेस डिवाइड कर दी गई थी वो किन ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई थी, हिंदू मेजॉरिटी एंड बी मुस्लिम NW एंड सी बंगाल प्लस आर्मी। सो आसामी होगा यहाँ पे। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। फॉर्मेशन हुआ था इंटीरियम गवर्नमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी वाज गिवन टू प्रोविंसेस टू ऑप्ट आउट इन फ्यूचर। तो इसका रिएक्शन क्या होता है कि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया जाता है कुछ रिजर्वेशन के साथ, मुस्लिम लीग ने इसे पहले एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अब हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे 16 अगस्त 1946 को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है, इट लेड डाउन द प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड द इंटीरियम गवर्नमेंट। इट वाज द लास्ट मेजर अटेम्प्ट टू कीप इंडिया यूनाइटेड। तो फिर ये लास्ट मेजर अटेम्प्ट था कि इंडिया को यूनाइट रखना है। और इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक प्लान तैयार किया था। माउंटबेटन प्लान, मैंने यार ये सब पढ़ा चुकी हूँ, अगर मैं इसे पढ़ाने बैठ गई तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी सेकेंड एंड फिफ्थ यूनिट भी पढ़ानी है। तो अभी मैं वही पढ़ाती हूँ। अगर आपको ये 2 पढ़ना है तो फिर आप वो वाली वीडियो देख लेना, मैंने बस अभी 10 दिन पहले ही डाली है। तो फिर मैं इसका लिंक आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो फिर आप वहाँ से पढ़ लेना। एड में जाकर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो अब हाँ हम आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में क्या क्या है? यूनिट 2 है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थी जो कि फॉर्म की गई थी कि वो ड्राफ्ट कर सके एंड अडॉप्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। एंड ये एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन बॉडी थी जो कि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई बाउंडेशन नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया हमें आया कहाँ से? तो फिर जो MN रॉय थे, तो फिर उन्होंने 1934 में पहली बार इसकी बात की गई थी और इसे एक्सेप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1934 के MN रॉय ने जो ये आइडिया को दिया था। तो फॉर्मेशन, तो ये मतलब बना कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो वो इसके थ्रू आया था, ओके। एंड इट्स मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फिर डायरेक्ट इलेक्शन ना हो गए, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। किसने मतलब कौन 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 इसके वोटर्स थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली
थे इनके वोटर्स थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्या कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये वाला वो काउंटिंग ऑफ वोट नहीं था, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो फिर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पता होगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है कि मतलब जो भी मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिस बस ये क्राइटेरिया है कि अगर आपके जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है तो फिर आपको सत्ता मतलब आप जीत जाओगे इलेक्शन में। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि मतलब लेट्स से 50% आपका अगर आपको मार्क्स लेके आना है तो फिर वो आपको लेके आना है, तभी आपकी गवर्नमेंट बनेगी। अगर किसी भी पार्टी की 50% से ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर वो 2-3 पार्टी एक साथ आए एंड वो आकर क्या कहते हैं गवर्नमेंट को बनाए। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। So, under the cabinet mission plan of 1946, elections were held for the formation of the Constituent Assembly. कैबिनेट मिशन प्लान के बाद 1946 के बाद तो फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं। ओके, एंड इसमें कॉम्पोजिशन मतलब इसमें कैसे कैसे मेंबर्स थे। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ये मैंने आपको अभी बताया। और इसमें इनिशियली 389 मेंबर्स थे, बट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया इट्स स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 289 मेंबर्स। तो मतलब शुरुआत में जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो उसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 289 मेंबर्स बचे ओनली। तो out of this 229 members represented the British provinces and तो 229 मेंबर्स तो फिर वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखा रहे थे एंड 70 मेंबर्स तो वो कहाँ से थे, वो प्रिंसली स्टेट के थे। तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो इसकी पहली मीटिंग कब होती है 9 दिसंबर 1946 में। और इसमें मतलब कि मार्क द बिगनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। की पर्सनैलिटीज इसमें कौन कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एंड वो उसके फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। एंड फिर इसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इस असेंबली के, तो फिर H.C. मुखर्जी थे एंड B.N. राव थे। एंड इसका ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, जो कि ले डाउन करता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ये था तो जो कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत सारे कमिटीज के थ्रू वर्क करती थी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी उसमें कौन सी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो 29 अगस्त जो कि कब फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसका वर्किंग एंड नेचर क्या था, द असेंबली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड एवरी प्रोविजन इन डिटेल। तो जो असेंबली थी वो हर चीज़ को डिबेट एंड डिस्कस करती एंड इसके इट्स डिसीजन वर इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक ओपिनियन। तो फिर इसके जो डिसीजन थे वो उससे वर इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक ओपिनियन। तो फिर इसके डिसीजन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर रही थी, मेकिंग इट अ डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी बॉडी। तो इसमें कितना टाइम लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट बनने में, तो फिर इसमें लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन। एंड इसका अडॉप्ट कब हुआ था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है 26 नवंबर 1949 को। एंड ये फोर्स में कब आता है 26 जनवरी 1950 को, सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। एंड ये कब किस में आया था, कैबिनेट मिशन प्लान में आया था 1946 के। इसका पहली बार आइडिया किसने दिया था, M.N. रॉय ने दिया था। एंड लेटर किसने एक्सेप्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इंडिया इलेक्ट हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन। इनिशियली द असेंबली हैड इनिशियली इसमें 389 मेंबर्स थे एंड पार्टीशन के बाद इसमें 299 मेंबर्स बचते हैं। 82% मेंबर्स कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और मुस्लिम लोग ने लीगियों ने इससे बॉयकॉट किया था इस असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो इसकी पहली बार मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में होती है एंड 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन एंड which laid down the independent sovereign republic and aim to secure justice, equality and freedom for all citizens along with safeguard and minorities, backward and triple tribal areas.
The Constituent Assembly worked through various committees, among which the drafting committee played a crucial role. तो फिर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत सारे कमिटीज के वर्क के थ्रू वर्क करती है, तो फिर ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब थे। द असेंबली वॉज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड एवरी प्रोविजन इन डिटेल। तो ये सब यार मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। तो इसमें अगर आपको फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स लिख कर आने, जो भी मैंने आपको ये समझाया है। ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात है, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ें लिख के आनी है, ठीक है। अब किस पर बात करते हैं? अब यूनिट 5 पर आएगा, ठीक है। तो यूनिट 5, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट है हमारे इंडियन जुडिशरी का। अब हम इस पे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या क्या है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें पावर्स का टेन्योर, अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होते हैं, तो इन सब की बात की गई है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ हमारे इंडिया का है, और ये गार्जियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें कंपोजिशन यानी कि कैसे कैसे मेंबर्स है इसमें। चीफ जस्टिस ऑफ एक रहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड सच नंबर ऑफ अदर जजेस एज पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ मतलब कि जब 1950 में कितनी स्ट्रेंथ थी इसमें, सीजीआई थे और 7 जजेस थे। एंड अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 34 जजेस हैं, यानी कि एक सीजीआई एंड 33 अदर जजेस हैं हमारे इंडिया के। इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें ये इसे क्या कहते हैं हम, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1 to 10, क्योंकि इसके जो डिसीजन है वो सारे बाइंडिंग प्रोसीजर हैं। और पावर टू पब्लिश, और ये इनके पास पावर है कि ये पनिश कर सके फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो अपॉइंटमेंट कैसे होता है हमारे जजेस का, या हमारे आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 में बताया गया है। तो फिर अपॉइंट कैसे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं बाय कॉलेजियम सिस्टम। तो फिर जो इवॉल्व हुआ था 3 जजेस 1981 एंड 1998 के बीच में। एंड इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं। एंड जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस का नेम रिकमेंड करते हैं। और जो फॉर हाई कोर्ट जज एंड फॉर हाई कोर्ट जज इवॉल्व टू सुप्रीम कोर्ट। तो फिर जो हाई कोर्ट जजेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही मतलब जो क्या कहते हैं नेम रिकमेंड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट कैन सीक रिकंसिडरेशन वंस। तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो, अगर उन्होंने कॉलेजियम में मतलब कि जो भी क्या कहते हैं सीजीआई एंड 4 5 कितने थे, 5 सीनियर मोस्ट 4 सीनियर मोस्ट जज जो भी नेम देते हैं, तो फिर जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो एक बार रिकंसिडरेशन मतलब वो कहते हैं, वो दोबारा नाम को दे सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपको कोई और जज को रिकमेंड करना चाहिए, वो एक बार ही ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो कॉलेजियम है वो रिकमेंडेशन ऑफ माइनिंग। तो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल जनरली फॉलोड बट मेरिट कैन ओवरराइड। क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, एक जज बनने की, एक हाई सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की। तो फिर वो एक मतलब एक पर्सन जो है सिटीजन होना चाहिए हमारे इंडिया का, और वो जज होना चाहिए 5 साल के लिए एट हाई कोर्ट, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए एट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड बी अ डिस्टिंग्विश, एक अलग ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके। अब इनका टेन्योर कितना होता है? मतलब अगर एक जज 65 ईयर्स के हैं, तो फिर वो उनको रिटायर कर दिया जाता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। एंड इनकी रिमूवल कैसे, अगर हम किसी जज को रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो फिर उनको कैसे रिमूव किया जाता है? ओनली बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। इम्पीचमेंट जैसे कि अभी होने वाला था जस्टिस यशवंत वर्मा जी का, कहाँ गया यार?
दी, अरे कर दी, दिमाग खराब कर देते हैं मेरे घर वाले भी। मुझे क्या हो गया, ओनली बाय इम्पीचमेंट से रिमूव होते हैं, जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा, and the president passes order after an address by each house of parliament supported by majority of total membership of the जजेस एंड एटलीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी। इस पे जो इम्पीचमेंट है तो फिर इस पे टू थर्ड मेजोरिटी मेंबर्स पार्लियामेंट के इस पे क्या कहते हैं एग्री करने चाहिए इस इम्पीचमेंट पे, एंड इस पे वोटिंग होती है। तो किस ग्राउंड पे क्या एक जज को इम्प्रूव क्या कहते हैं रिमूव किया जा सकता है, तो फिर अगर उन्होंने कोई मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी की हो तो उन ग्राउंड्स पे जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जज को हटा दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस किसके हाथ में रहती है, हमारे पार्लियामेंट के हाथ में नहीं रहती है। ये किस पे रहती है कि आर्टिकल में 125 में इसकी बात की गई है, और इस पे पार्लियामेंट बात नहीं करता है यार। आज ये सारी चीजें होनी है, काम गया। हाँ, तो इस पे पार्लियामेंट बात नहीं करता है, तो फिर जो कंसोलिडेशन फंड आता है हमारे इंडिया का, तो फिर वो ही इस हमारे जजेस की सैलरी को डिसाइड करता है एंड उनकी सैलरी को डिस्प्यूट करता है कंसोलिडेशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 130 किस पे बात करता है कि जो भी हमारे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सीट है वो हमारी दिल्ली में रहेगी, एंड इस पे जो अगर कहते हैं सीजीआई कह रहे हैं कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, इसकी सीट चेंज करनी है, तो फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही इसे चेंज किया जा सकता है। पावर्स एंड जुरिडिक्शन क्या है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल नंबर 131 में दे रखा है। इट इज एक्सक्लूसिव इन नेचर मीनिंग ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर दिस केसेस। ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो है मतलब कि जो कि क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव है हमारे नेचर में, एंड सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को हियर कर सकता है। यानी कि अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस किसी स्टेट में डिस्प्यूट हो जाए किसी चीज़ को लेकर, मतलब कि किसी क्या कहते हैं मैटर को लेकर, तो फिर उसके डिस्प्यूट को कौन सुनेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुन सकता है। या फिर अगर किसी स्टेट यानी कि अगर यूपी और बिहार की लड़ाई, तो फिर उसको कौन सॉल्व करेगा, हमारे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट लड़ाई होते हैं, फिर उसको कौन सुनता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड ये जो डिस्प्यूट है उसमें इन्वॉल्व रहता है, मतलब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी मतलब तभी उसी चीज़ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ पर क्या कहते हैं इस केस को सुनेंगे ऑन विच जिस पे लीगल राइट्स डिपेंड है। तो जो ये जो रिस्ट्रिक्शन है हेल्प करता है प्रोटेक्ट करता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को। ये जो ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन की पावर है जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 132 में मेंशन की गई है। आर्टिकल नंबर 32 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिट जुरिडिक्शन की बात करता है, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट्स को इशू करते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्राइटेरियो एंड क्यो वारंटो। तो ये जो रिट्स है वो कब इशू की जाती है, व्हेन द अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं वायलेट होते हैं, तो फिर अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया when their rights are violated by anyone, so they can directly move to the supreme court of india, okay। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो आर्टिकल नंबर 32 को क्या कह रखा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रखा है। अगर किसी पर्सन की जो मैंने अभी आपको बताया वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पावर की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिडिक्शन। दिस इज अ पावर टू हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपील सुन सके लोअर कोर्ट्स की, यानी कि सुप्रीम हाई कोर्ट की एंड लोअर कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील। कितने टाइप के अपील होते हैं, 3 टाइप के अपील होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील एंड क्रिमिनल अपील। तो आर्टिकल नंबर 132 में है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, यानी कि वो अपील जो कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को सॉल्व करने में सुप्रीम कोर्ट हेल्प करता है, और वो अपने इंटरप्रिटेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मतलब उसे एक्सप्लेन करेगा कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो भी डाउट आ रहा है तो फिर उसको एक्सप्लेन करेगा हमारी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिविल अपील में आर्टिकल नंबर 133 में आता है,
तो फिर इसमें सिविल अपील मतलब कि सिविल केसेस होते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को सॉल्व करता है। इसमें एक सिविल मैटर रहता है और वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में आएगा। अब क्या कहते हैं क्रिमिनल अपील की बात करें तो क्रिमिनल अपील आर्टिकल नंबर 134 में आता है जिसमें कि कोई क्रिमिनल मैटर इन्वॉल्व रहता है एंड सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सुनते हैं। और स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 136 में आता है, ये वाइडेस्ट अपीलेट पावर है जो सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, मतलब कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव दे सकते हैं कोई किसी भी अपील पर जजमेंट की, किसी भी जजमेंट डिक्री ऑर्डर या सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया, मतलब कि अगर किसी स्मॉल कोर्ट मतलब कि लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट कोई डिक्री कोई ऑर्डर पास किया है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं उस ऑर्डर को आफ्टर हियरिंग द केस। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल नंबर 143 के अकॉर्डिंग वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ रही है या किसी ऐसे फैक्ट की बात आ रही है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ओपिनियन बता सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अपने उसके पास मतलब ऐसा है कोई क्या कहते हैं कंपल्शन नहीं है कि उसे अपना ओपिनियन देना है और देना ही देना है। तो फिर उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने क्या कहते हैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते तो फिर उस ओपिनियन को क्या कहते हैं उस उस ओपिनियन को वो कंपल्शन भी नहीं है। ये जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग, तो फिर अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई ओपिनियन अपने देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट पर वो बाइंडिंग नहीं भी मतलब बाइंडिंग नहीं है, मतलब वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो माने या ना माने। इट कैरीज, लेकिन ये जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर कोई बात कही होगी तो फिर कोई कुछ सोच समझ के कहा होगा। तो रिव्यू जुरिसडिक्शन है आर्टिकल नंबर 137 के अकॉर्डिंग, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है एंड अ रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट, मतलब कि अगर किसी रिव्यू जुरिसडिक्शन की पिटीशन आई तो फिर वो 30 डेज ऑफ द जजमेंट के अंदर अंदर मतलब 30 दिन के अंदर अंदर उस जजमेंट उसको पास करना होता है। पावर ऑफ जुडिशरी क्या है हमारे इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैन एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, मतलब कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी अगर कोई नया लॉ आता है तो फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन से मैच कर रहा है या नहीं, तो फिर वो उसको देख सकते हैं, उनके पास ऐसी पावर भी है। और वो किसी भी लॉ को अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उसे वॉइड कह सकते हैं और उसे अबॉलिश कर सकते हैं अगर ये वॉयलेट कर रहा है हमारे प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश इन केशवानंद भारती केस, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, हर कोई लॉ स्टूडेंट पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आई विल टेल यू, मैं इस पे केशवानंद भारती केस मतलब इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडिया पे मैं आपकी एक सीरीज लेके आऊँगी, आई प्रॉमिस यू। एंड it is a very important outcome of judicial review. Parliament cannot amend the basic structure of the constitution. Powers as a court of record. All decision and proceeding of the Supreme Court are recorded for the perpetual memory and testimony, and its judgment are binding on all other courts. It has the power to punish for its contempt. Other important power provisions: transfer of cases. Article number 139A, the Supreme Court can transfer cases from one high court to another or it itself. It feels that on important question of law is involved. Rule-making power, it can make rules or regulate it uh, its own practice and new procedure. Supervisory power हमारे सुप्रीम कोर्ट की, it exercises overall supervision over the functioning of all courts in India. तो हमारी जुडिशरी कैसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के की फीचर्स कैसे हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब कि इम्पीचमेंट नहीं मतलब इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल हो सकता है, फिक्स सैलरी है, कोई प्रैक्टिस नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रिटायर होते हैं तो फिर वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है इसमें। तो अब होता है हमारा लेक्चर खत्म। पूरा मैंने वन शॉट में आपका क्या कहते हैं
यूनिट 1 पूरी पढ़ा दी, यूनिट 2 पूरी पढ़ा दी एंड यूनिट 5 में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें रह रहा है हाई कोर्ट एंड क्या कहते हैं, सोशल प्रॉब्लम, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड क्या तीसरा क्या था, टेररिज्म था शायद। तो ये भी अभी मैं पढ़ा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आपको लेक्चर मतलब पूरा वन शॉट रिवीजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू फॉर एंड आई विल मेक, अभी मैं थोड़ी देर में उसका सेकेंड पार्ट भी बना दूंगी। ओके, डोंट वरी। एंड अब हम ऐसे पढ़ते रहेंगे एंड पढ़ाते रहेंगे। बाय बाय।